हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। आइए हम चर्चा करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए आप टिकर में जाकर कोई भी शेयर को सर्च करके आप देख सकते हैं और उसमें पूरा लिखा रहेगा। आप जो चीज़ देखना चाहेंगे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड, इस मार्केट केस में जब मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि 5 ऐसे स्टॉक जो अभी अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो देखने में बहुत सिंपल लगता है। आपको भी लगता होगा ये तो मुझे आता है, लेकिन वे असल में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आज आप सीखेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में कि कैसे ये गुमराह करते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में कि कैसे ये दिखता है वैसा होता नहीं है। और हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिविडेंड यील्ड के साथ। पहला पॉइंट है इसमें, जब भी हम डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम डिविडेंड पॉलिसी किसी कंपनी की कैसे डिसाइड करें। कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी डिविडेंड देती है। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले डिविडेंड क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। डिविडेंड अर्थात जो कंपनी साल भर मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा कंपनी डिसाइड करती है कि अपने शेयर होल्डरों को बांटा जाए, क्योंकि शेयर होल्डर ने भरोसा करके उस कंपनी में निवेश किया है तो साल भर कंपनी ने जो कमाती है उसका एक हिस्सा शेयर होल्डरों को बांट देती है। ये होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड पॉलिसी मतलब कितना डिविडेंड देना है ये कंपनी कैसे डिसाइड करती है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल माइनिंग में है, तो कोल इंडिया को एग्रेसिव ग्रो नहीं करना है, ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, शहर शहर जाकर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है। तो कोल इंडिया के खर्चे अगले 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोल इंडिया को पता है कि माइनिंग में हमारी एक तरह से मोनोपोली है। ऐसा नहीं है कि कल को बहुत ज़्यादा कंपटीशन आएगा, माइनिंग हमसे छीन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कि हमारे सेल्स अगले साल 10 गुना ज़्यादा होने वाले हैं या प्रॉफिट 10 गुना होगा, और ना ही हमको बहुत सारा नए शहरों में जाना है। जो भी मुनाफा कमाते हैं उसको हम ना ही एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग या ग्रोथ में खर्च करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुनाफा को शेयर होल्डरों में बांटेंगे नहीं तो ऐसा पड़ा ही रहेगा। इससे अच्छा क्यों ना बांट दिया जाए ताकि शेयर होल्डरों के हाथों में पैसा चला जाए और हमारे शेयर होल्डर को थोड़ा पैसा मिले और वो बहुत खुश हो जाए। क्योंकि कंपनी के पास उस केस का कोई खास यूज नहीं है। तो इस केस में ऐसी स्टेबल कंपनियां हैं या जिनको पता है कि अगले साल हमको कंपनियां के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करना नहीं है या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, तो कंपनी प्रीफर करती है हायर डिविडेंड देने की। पैसा शेयर होल्डरों को ही लौटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चलिए फास्ट ग्रोइंग कंपनी का जिसको आगे पैसे की ज़रूरत है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन्फो एज, जहां पर कोल इंडिया 7% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देती है, उसी प्रकार इन्फो एज हार्डली कुछ परसेंट डिविडेंड देती है, यानी कि 0.3% डिविडेंड यील्ड है। हालांकि ये कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाती है लेकिन उसे डिविडेंड के रूप में देती नहीं है। लेकिन उसका एक सिंपल सा कारण है। इन्फो एज, Naukri.com, जीवन साथी, 99 एकड़ जैसे वेबसाइट चलाती है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो इन्फो एज को एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, रीजनल ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर्स, मार्केटिंग खोलने में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो ऐसे में इन्फो एज प्रीफर करता है कि वह जो भी पैसा कमाता रहा है उसे बिजनेस के ग्रोथ में लगाता है, ना कि शेयर होल्डर्स में बांट दे। जैसे इन्फो एज ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा कहाँ से आएंगे। अगर वे डिविडेंड के रूप में सारा पैसा बांट देते हैं तो इन्फो एज के पास खुद के बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा। यूजुअली आप ये मान सकते हैं
कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो शायद उस कंपनी को ऐसा लगता है कि उनके पास ग्रोथ के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और खूब सारा पैसा कमा रही है तो भी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ये एक इशारा है कि कंपनी को आगे काफ़ी ग्रोथ दिखती है। के कुछ एक्सेप्शन हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जानते होंगे कि मुनाफा को अगर बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो पैसा भी और फंसाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बिजनेस बिना इंक्रीमेंटल कैपिटल के ग्रो करते हैं। ऐसे बिजनेस जिसमें सेल भी खूब दिख रहा है, प्रॉफिट भी खूब दिख रहा है, यानी ग्रो कर रहा है, उसके बावजूद भी वे हाई डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि चूंकि उनकी ग्रोथ जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको बिजनेस में लगाने पे निर्भर नहीं करती है। चाहे तो वे सारे पैसे को डिविडेंड बांट दें, फिर भी वे ग्रो करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जो हाई ग्रोथ भी है और लगातार पिछले 5 सालों से हाई डिविडेंड देती है, तब डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन बाकी सारे फैक्टर ठीक हो, कि वे एक अच्छी कंपनी है और अच्छा रिटर्न भी देगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में हमेशा ये दुविधा रहती है कि ये डिविडेंड बांट दे या अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा रख दे। जैसे इम्पैक्ट हैथवे शेयर, जो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो पिछले 40 सालों में केवल एक बार डिविडेंड लिया है। इतनी पुरानी, मैच्योर और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक होने के बावजूद वॉरेन बफेट कहते हैं उनके पास इतना पैसा लगा के और पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे हम डिविडेंड देकर पैसा बर्बाद क्यों करें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और होता है कि मान लीजिए कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है कि जिसमें वे अपने मुनाफा का सारा पैसा निवेश कर दें। जैसे कि मैंने इस साल 100 रुपये कमाए हैं, अब मुझे कोई ऐसा बिजनेस दिख रहा है, इस 100 रुपये को अगर मैं निवेश कर दूं तो अगले साल मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा, यानी मेरे 100 रुपये कितने हो जाएंगे, 120 रुपये हो जाएंगे। तो मेरे लिए यही समझदारी है कि उस 100 रुपये को नया बिजनेस में लगा दूं। लेकिन ऑप्शन बी की तरफ आएँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस है जिससे मैंने 100 रुपये कमाए, लेकिन अगले साल के लिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उस पैसे को क्या करना है, या तो मैं उस पैसे को एफडी में रख दूं, 100 का 106 रुपये हो जाएगा, या तो मैं ऐसे में मैं क्या करूँगा। ठीक है, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है बिजनेस करने का, तो एफडी में रखूँगा तो 100 का 106 हो जाएगा। क्यों ना इस 100 रुपये को शेयर होल्डर में बांट दूँ, वो अपने आप जाने कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि अगर ऐसी कंपनी जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वे 100 रुपये शेयर होल्डर को बांट देती है, तो शेयर होल्डर उस पैसे को किसी और कंपनी में लगा सकता है, या म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, या फिर वो खुद ही एफडी कर सकता है, तो उसको 6% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अगर कंपनी के पास कोई ऐसे बिजनेस प्लान है जिससे कंपनी उम्मीद कर रही है कि 12 से 15% से ज़्यादा का रिटर्न वो ले आएगी, तब वो डिविडेंड नहीं देगी। अगर उसे लगता है कि उनके पास कोई ऐसी प्लान नहीं है कि इस मुनाफे का वो क्या करेगी, उसे नहीं पता, और वो 10-12% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं ला पाएगी, तब तो वो इस मुनाफे को शेयर होल्डर में बांट देगी। इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि डिविडेंड कितना देना है और कितना नहीं। अब आ जाते हैं, सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या डिविडेंड डील देखकर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या
नहीं। तो देखो, फाइनेंस में कोई भी आंसर क्लियर हाँ या ना नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता। लेकिन इमोशनली सिर्फ डिविडेंड डील देखकर किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, ज़्यादा डिविडेंड मतलब यूजुअली वो कंपनी लो ग्रोथ वाली कंपनी है। आपको डिविडेंड तो ठीक मिलेगा, लेकिन शेयर का प्राइस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा। चलिए देखते हैं कोल इंडिया में हुआ क्या, इसका अपन 5 साल का प्राइस चार्ट देखते हैं। तो देखिए, पिछले 5 सालों में प्राइस बढ़ा है तो दूर की बात काफ़ी गिर गया है। कब गिरा है? 2020 में। जिन्होंने इनको डिविडेंड डील देख कर लिया होगा, वो पिछले 5 सालों में स्टॉक से निराश हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर हाई डिविडेंड डील स्टॉक पर ऐसा ही होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसी कंपनी जिनको कैश की ज़रूरत ही नहीं है ग्रो करने के लिए और जो हाई डिविडेंड भी देती रहती है, लेकिन फिर भी ग्रो करते रहती है। सेकंड नंबर है, जैसे कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनी है। कोल बहुत सारी सरकारी कंपनी है जिनको पैनिक के समय ले सकते हैं, स्पेशली अगर उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वे डिविडेंड भी ज़्यादा देंगे। जैसे कोल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं है, 29,179 करोड़ की केस कंपनी के पास है और कंपनी की मार्केट कैप 1,44,546 करोड़ रुपये है। तो कैश ज़्यादा नहीं है, ऐसे में कोल इंडिया नहीं, लेकिन पैनिक टाइम पे सारी कंपनियां खूब गिरी हुई हैं, तो आप ऐसी सरकारी कंपनियां ले सकते हैं जिनके सारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनके पास अच्छी कैश पोजीशन है, ताकि वे आपको डिविडेंड भी दे और साथ ही, क्योंकि अभी पैनिक है और प्राइस गिरे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत भी कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाए। तो ऐसी PSU आप ढूंढ लीजिए जिनका इंटरप्राइज वैल्यू 0 हो या निगेटिव हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जिनका इंटरप्राइज वैल्यू 0 है, जिनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, वो भी सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। उस तरह की बहुत सारी कंपनियां आजकल आपको पैनिक में मिल जाएगी। उस केस में अगर PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है और हाई डिविडेंड डील है और हाई कैश बैलेंस है और प्राइस अभी मल्टी ईयर लो पे चल रही है, तो वे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं इस फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू क्या होता है और क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, आज से पहले, कई साल पहले, जब डीमेट अकाउंट नहीं था और शेयर फिजिकल होते थे, जिस तरह नोट में आज लिखा रहता है कि ये 10 रुपये है, 20 रुपये हैं, 20 का नोट है या 50 का नोट है, उसी तरह शेयर का सर्टिफिकेट होता था फिजिकल और उसमें लिखा रहता था कि इसकी फेस वैल्यू कितना है, उसमें कितना अमाउंट लिखा रहता था, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। अब इन्वेस्टिंग में ये जानना ज़रूरी है कि फेस वैल्यू से आपके डिसीजन मेकिंग में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को मैं जानती हूँ जो देखते हैं फेस वैल्यू कितनी है और कितने रुपये में शेयर मिल रहे हैं और उसे डिसाइड करते हैं कि शेयर सस्ता है या महंगा है। अब देखिए, MRF के केस में 10 रुपये का फेस वैल्यू है, लेकिन प्राइस 82,112 रुपये है। लेकिन कुछ लोग सोच लेंगे कि ये बहुत महंगा है। यही आपको जानना है कि आज के ज़माने में शेयर लेना है या नहीं, उसे फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। MRF 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला 82,112 रुपये पे है। इस साल ये 92,000 पे गया था। इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कंपनी, ये एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन ये मिल रहा है 33 रुपये 75 पैसे पे। लेकिन इसमें कई लोग ललचा जाएंगे कि 10 रुपये
फेस वैल्यू और 33.75 रुपये में मिल रहा है तो इसे ले लिया जाए, यही आपको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। फेस वैल्यू से मार्केट का कंपेयर एक सही वैल्यू करने का तरीका नहीं है। एग्जाम्पल अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। सबसे पहले आप फेस वैल्यू को समझ लीजिए। जैसे कि 1 ग्राम है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम लोहा 1 रुपये का मिल जाएगी और 10 ग्राम चांदी उससे काफ़ी महंगा मिलेगी। उसके बाद 10 ग्राम सोना आपको 40,000 रुपये का मिलेगी। तो 1 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको चीज़ मिल रही है, लेकिन चीज़ मिल रही है 10 ग्राम ही। तो क्या बोल सकते हैं, मैं तो लोहा ही लोहा लूँगा। लोहा भी 10 ग्राम है, 1 रुपये में मिल रहा है। चांदी तो बहुत महंगा है, चांदी नहीं लूँगा। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोहा की वैल्यू अलग है, चांदी की सोने की वैल्यू अलग है। उसी तरह 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर 82,100 रुपये में मिल रहा है, महंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर 33.75 रुपये मिल रहा है, सस्ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेस वैल्यू केवल यह बताता है कि किसी कंपनी के कितने टुकड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फिनोलॉजी कंपनी, इसने शुरू किया था 1 लाख रुपये में, यानी 1 लाख रुपये का शेयर इशू किया। तो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10,000 शेयर इशू किया। अब ये चाहते तो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 लाख शेयर इशू कर सकते थे, या 100 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1,000 शेयर भी निकाल सकते थे। अल्टीमेटली वे होते 1 लाख रुपये ही। आपको 1 लाख रुपये के कितने शेयर में डिवाइड करना है, 100 शेयर या 1,000 शेयर या 10,000 शेयर, लाख शेयर, वे डिवीजन कितने में करना है, उसके लिए फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। जैसे फिनोलॉजी कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 शेयर निकालने हैं और 1 लाख रुपये लगा रहे हैं, तो 1 लाख रुपये के बदले अगर 10,000 शेयर निकालने हैं तो फेस वैल्यू अपने आप 10 रुपये हो जाएगी। उसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। इस नंबर को देखकर अक्सर कई लोग धोखा खा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, प्रमोटर मतलब कंपनी का ऑनर होता है कि ऑनर कंपनी में कितना % शेयर होल्ड करता है। इससे पता चलता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस में कितना भरोसा है। जैसे जी लर्नर कंपनी में इनका प्राइस अभी 7 रुपये 20 पैसा चल रहा है। इस केस में प्रमोटर होल्डिंग जी लर्न में 15% है, यानी जी लर्न के जितने शेयर है उसमें 15% शेयर कंपनी के ऑनर के पास है, तो ये एक अच्छा साइन है। यूजुअली आपको ये देखना है कि आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसमें प्रमोटर होल्डिंग 35 से 40% के ऊपर हो, ये पहला रूल है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ITC हो, जो कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, जो कि कई सारे कंपनियों को मिलाकर बनाया है। उसमें किसी के प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है बैंक, क्योंकि RBI रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि बैंक में एक प्रमोटर कितने % शेयर होल्ड रख सकता है, ताकि एक इंसान के पास किसी बैंक को चलाने या बर्बाद करने की ताकत ना हो। इसलिए बैंक में ऑनर की शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 20%, 25%, 30% अलग अलग स्लैब्स होती हैं। उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग बैंक्स में प्रमोटर की अलाउ नहीं है। बैंक को छोड़कर और कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी को छोड़कर आपको यूजुअली ये चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, लेकिन सिर्फ इतना देख लेना काफ़ी नहीं है। अब देखिए, प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है 15%, लेकिन थोड़ा नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्लिक करके। अब प्रमोटर होल्डिंग तो है 15%, लेकिन यही लोगों के साथ धोखा होता है। लेकिन इस 15% में से 82% यानी 15 शेयर है, तो उसमें से 10 शेयर या तो बैंक के पास या किसी न किसी के पास गिरवी है। वो शेयर असल में प्रमोटर के पास है ही नहीं। क्योंकि वो सारे शेयर गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास पैसों की किल्लत हो गई हो। हालांकि शेयर होल्डिंग बहुत है, लेकिन लगभग पूरी की पूरी शेयर गिरवी है, और इस केस में ये अच्छा साइन नहीं है।
तो आपको न सिर्फ ये देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, ये भी देखना है कि कुछ प्लेज ना हो, और इसलिए इसमें आपका टिकर मदद करता है। कंपनी की अच्छाइयाँ, स्ट्रेंथ्स या लिमिटेशंस, बुराइयाँ बताकर, और अगर आप इस सेक्शन को, ये हर कंपनी के लिए है, उसमें देख लेंगे तो उसमें कई सारी बुरी चीज़ें या गलतियाँ कंपनी के बारे में पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। ज़्यादातर प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड हैं, ताकि अगर आप एक एक रेशियो पे ध्यान ना दे पाएँ तो भी आप इस सेक्शन को हर कंपनी का ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों उस कंपनी के मिल जाएंगे। तो ये हुई एक बात। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मान लीजिए प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि 40% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग को अच्छा माना जाता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब बाज़ार से और शेयर खरीद रहे हैं, या फिर बेच रहे हैं। जैसे इस केस में देखिए एक और चीज़, जून 2021 में 21.69% शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो अगले 3 महीनों में कम होकर 18.62% हो गई। पिछले 1 सालों में न सिर्फ प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, बल्कि प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे भी हैं, तो उन्हें खुद अपने कंपनी पे भरोसा नहीं है और वे शेयर बेच रहे हैं, या उन्हें मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं हैं और वे शेयर बेच रहे हैं, तो ये दोनों ही साइन अच्छे नहीं हैं। तो ज़्यादातर कंपनियों में आपको प्लेजिंग भी देखना है और ये भी देखना है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, क्या कंपनी में होल्डिंग बढ़ रही है या कम हो रही है प्रमोटर की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि कुछ कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग 0 होती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यस बैंक, क्योंकि यस बैंक का ऑनर कौन है, तो कोई भी नहीं बचा, वे बेचकर निकल गए हैं। इस प्रकार एसबीआई ने शेयर लिए, एचडीएफसी बैंक ने शेयर लिए, एक्सिस बैंक ने शेयर लिए, लगभग सारे बड़े बैंकों ने मिलकर उस बैंक को फिर से खड़ा किया है। अब 8 से 10 ऑनर मिलकर उस बैंक को चला रहे हैं, तो कोई भी उसका एक ऑनर या प्रमोटर नहीं है। तो यस बैंक का भी नया शेयर होल्डर या डेटा आएगा तो प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक माना जाएगा। और जैसा आप इस केस में देख रहे हैं, आईटीसी कंपनी के केस में प्रमोटर होल्डिंग 0 है। ये बहुत एक एक्सेप्शनल कंपनी है जब एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। आप प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में भी पता कर सकते हैं कि आपको होल्डिंग वाइज ये कंपनी ठीक लग रही है या नहीं। जैसे इसका चार्ट देखिए कि 42.82% शेयर होल्डिंग है, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हैं, यानी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, यानी इस तरह के एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर उन्होंने 42.82% होल्डिंग ली हुई है, तो मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और इस तरह के कंपनियों ने सोच समझकर इन्वेस्ट किया होगा। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने 12.68% होल्डिंग इस कंपनी में ली हुई है, यानी लगभग 60% के आसपास इसमें इंडियन इंस्टीट्यूशन ने और 12.68% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है। तो हालांकि प्रमोटर होल्डिंग 0 है, लेकिन इन दोनों की हाई होल्डिंग से हम ये समझ सकते हैं कि प्रमोटर ना सही, लेकिन रेपुटेड इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है। इस प्रकार प्रमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।